आपकी आवाज में आज बात एमपी में हुए बम्पर मतदान की। अविभाजित मध्य प्रदेश में साल 1951 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में 45% मतदान हुआ था। उसके बाद से लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कल हुआ मतदान आज तक का सर्वाधिक है। 74.85% मतदान बम्पर वोटिंग है। मगर यह मतदान किसके हिस्से गया है, इस पर सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, तमाम सवाल भी हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद का हाल बयां कर रही हैं। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर की हैं। पहले बार सत्ता में रही बीजेपी की, जिसके दफ्तर में चुनाव के बाद करीब करीब सन्नाटा है। ना नेता ना कार्यकर्ता। चुनावी माहौल के शोर के बाद इस दफ्तर में एकदम खामोशी छा गई है। पार्टी कार्यालय में, तो पार्टी कार्यालय में अब साफ सफाई का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी ओर जितने नेता थे कभी नदारद हैं, अब सभी नदारद हैं और ये पार्टी कार्यालय का नज़ारा है। ये प्रवक्ता यहाँ पर जितने पार्टी के बैठते हैं वो यहाँ पे नहीं मौजूद है। दूसरी ओर प्रदेश कार्यालय प्रभारी का जो कक्ष है आप उसको देख सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से बंद है और ताला लगा हुआ है उसमें। और प्रदेश कार्यालय मंत्री भी नदारद हैं। और दूसरी ओर आपको प्रदेश मीडिया प्रभारी का कक्ष देखने में आएगा, वो भी यहाँ से नदारद हैं। और निर्वाचन कक्ष भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। बीजेपी दफ्तर से कांग्रेस ऑफिस का हाल जुदा नहीं। यहाँ भी सभी दिग्गजों के कमरे बंद हैं, तो कोई भी नेता या कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। देख सकते हैं ये है नरेंद्र सलूजा का कमरा, ताला लगा हुआ है इसमें। ये है शोभा ओझा का कमरा, इसमें भी नदारद हैं सभी। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का कक्ष आप देख सकते हैं और ये उनके कार्यालय चुनाव अभियान समिति का कार्यालय पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दूसरी ओर यदि आप आएंगे तो दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल का कमरा है, उस पर ताला लगा है। वोटिंग के बाद जो एक बात जोर शोर से चल रही है वो है दावे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता दोनों ही दावे कर रहे हैं कि उनकी मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। बम्पर वोटिंग का मतलब हर सियासी दल अपने मुताबिक लगा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सत्ता में वापसी फिर तय है। सच्चाई ये है कि सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। एक बात बहुत अच्छी हुई कि सरकार ने जनता ने इस बात का एहसास कांग्रेस के नेताओं को करा दिया कि केवल खोखले नारों से सरकारें नहीं बनती। सरकारें बनती हैं किए गए कार्यों के आधार पर, जनता से विश्वसनीयता के आधार पर। और ये दोनों ही चीजें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी और लगभग 150 के आसपास हमारी सीटें आ सकती हैं। इंदौर की क्या स्थिति है? इंदौर के 9 के 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी के नेताओं से पार्टी के बुजुर्ग और सूबे की सत्ता को कई दशकों से करीब से देख रहे बाबूलाल गौर इत्तेफाक नहीं रखते। बम्पर वोटिंग को लेकर बाबूलाल गौर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य से ज्यादा वोटिंग है और जब भी ऐसा हुआ है तो ये खतरनाक साबित हुआ है। बाबूलाल गौर का मानना है कि पूरा चुनाव प्रत्याशी का रहा। इसमें ना शिवराज सिंह का चेहरा था और ना ही कमलनाथ का चेहरा। कि मध्य प्रदेश के ये जो वोटिंग ज्यादा हुआ है, क्योंकि इस समय कोई लहर नहीं थी किसी भी पार्टी या किसी भी नेता की, सामान्य परिस्थिति में ये जब भी होता है बहुत खतरनाक होता है। अब किस पक्ष में जाएगा ये मैं नहीं कह सकता। बीजेपी के खेमे से अलग कांग्रेस के नेताओं को सत्ता का वनवास खत्म होता नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा वोटिंग से पार्टी के नेताओं के चेहरे पर चमक है। वोटिंग ज्यादा होने को कांग्रेस के नेता सत्ता परिवर्तन का इशारा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। देखिए, मैंने तो कहा था कि हमारी 140 सीटों से ज्यादा आएंगी, पर आज के मतदान, आज की सूचनाओं के बाद बड़े ताज्जुब का परिणाम भी आ सकता है। एक चीज का मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो उसके आगे जो फैसला राहुल जी करेंगे वो सब स्वीकार है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के दावों की हकीकत का राज 11 दिसंबर को उस वक्त खुलना शुरू होगा जब ईवीएम से वोटर्स की दिल की बात सामने आएगी। लेकिन उससे पहले सुकून के इस पल में तमाम सियासी खेमों में कयासबाजी के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आज बात होगी आंकड़ों पे। अमूमन आंकड़ों पे ही बात होती है, लेकिन आज सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों का खेल है और इंतजार है नतीजों का। इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर सर, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता जी और प्रवक्ता बीजेपी के रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही हमें सपक्ष के नेता भी शैलेंद्र व्यास ज्वाइन करें। 3 नेता अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रजनीश अग्रवाल जी से। रजनीश जी, बहुत कुछ उलझा सा है, आप सुलझाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी सर। राजनीति का इतिहास ये कहता है, देखिए कहीं रजनीश जी मैं आ रहा हूं सर आज दरअसल आंकड़े इतने सारे हैं कि थोड़ा सा फ्रेम करने में दिक्कत होगी। रजनीश जी, राजनीति का इतिहास ये कहता है, सियासत का इतिहास कहता है, जब जब वोटिंग बंपर हुई है, एंटी इनकम्बेंसी साबित हुई है, सरकारें उखड़ गई। 1990, 1993 और साल 2003 मध्य प्रदेश के लिहाज से इनसे बड़े उदाहरण नहीं हो सकते। अब जब 3% के आसपास वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, यह क्या बताता है सर? आपका दावा था अब की बार 200 पार। देखिए, हमारा अपना दावा, हमारा अपना संकल्प, काम करने के लिए लक्ष्य वही है। अब की बार 200 पार रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। शिवराज जी की लोकप्रियता को हम ईवीएम मशीन तक लेकर पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जो उनके कामकाज रहे हैं, सरकार की योजनाएं रही हैं, शिवराज जी की संवेदना के साथ में बनाई गई जो योजनाएं हैं वो साकार रूप ली हैं। और मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने निश्चित तौर पर बड़ा योगदान इस हमारी जो संभावित बड़ी जीत है उसमें है। और जो आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, तमाम आंकड़े, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, मैंने भी जितना अध्ययन किया है, बड़ी सी बड़ी लहर में जो 2/3 और 3/4 बहुमत भी आए हैं, तब भी कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज का मतदान नहीं हुआ। और हर चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है, हर चुनाव में परिभाषाएं बदलती हैं। और इस चुनाव में बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि वो हिस्सा भी जनाधार का जो कभी किसी जमाने में कांग्रेस का रहा करता था, शिवराज जी के साथ में जुड़ा है, भाजपा को वोट किया है। यानी कि आज आप हो सकता है मेरा केवल दावा प्रतिदावा माने, फीसद जहां जहां बढ़ा है वो उसने बीजेपी को वोट दिया है, हाँ या ना? देखिए, मैंने कहा आपसे ये निश्चित तौर पर एक बात तो ऐसी है कि जब एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, जो लोग कह रहे हैं गुस्से में वोट किया, मध्य प्रदेश में गुस्से का वोटर वोकल होता है। यहां कोई वोकल वोटर नहीं रहा, साइलेंट वोटर है और पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मकता के साथ में सरकार को वोट करने वाला रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री शिवराज जी के नाम पर वोट करने वाला ठीक सर, अब मेरा आपसे एक और सवाल, उसके बाद मैं भूपेंद्र जी और गिरिजा शंकर सर के पास आता हूं। रजनीश जी, 1 मिनट सर। बात और रजनीश जी, जहां जहां ज्यादा वोटिंग हुई, रजनीश जी जहां जहां ज्यादा वोटिंग हुई, आप कह रहे हैं सर वहां सरकार हमारी बन रही है, जाहिर तौर पर वोटिंग हमारे हिस्से में गई है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं सर, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पिछली बार यानी कि 2013 से कम मतदान हुए। ये जिले हैं सर जबलपुर, होशंगाबाद, देवास, उज्जैन। इन 4 जिलों में सर सीटें आती हैं करीब मानकर चलिए सर 29 सीटें आती हैं, 29 या 28 सीटें कुछ ऐसी आती हैं सर। और उन जगहों पर सबसे ज्यादा आपकी सीटें थी, 2 या 3 सीटें महज इन जिलों में कांग्रेस के पास गई थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है सर, जब पिछली बार ये चारों जिले आपके हिस्से आए थे, फिर यहां वोटिंग कम क्यों? दूसरी बात ये जो मैं कह रहा था, वो दूसरी बात ये है कि कभी भी एंटी इनकम्बेंसी का वोट जिसे कहते हैं, वो फर्स्ट हाफ में डालने जाता है, प्रयास पूर्वक सेकंड हाफ में नहीं निकलता। वो सरकार के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, जैसे भाजपा का कार्यकर्ता स्वयंसेवक वोट निकाल कर डालता है, वो सेकंड हाफ में बढ़ता है जो बड़ा। और जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं, 1%, 2%, कहीं ज्यादा कहीं कम, उनके जीत हार के अंतर पर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के रहे हैं। और जिन क्षेत्रों की, जिन जिलों की आप बात कर रहे हैं, वहां हम बहुत संभावनाओं से भरे हुए हैं, हम वहां उम्मीद से भरे हुए हैं। उन जिलों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2013 के ही अनुकूल परिणाम इस बार भी 18 में आने वाले हैं। ठीक, भूपेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अगर इन 4 जिलों में जो बीजेपी का गढ़ रहे, जबलपुर, होशंगाबाद, देवास, उज्जैन, इनमें अगर वोटिंग कम हुई है और ये वोटिंग आपके खाते में आई है, तो फिर सर उन जिलों का और उन संभागों का क्या जहां बंपर वोटिंग हुई है और ओवरऑल भी करीब 2.82% वोट बढ़ा है?
देखिए, मैं आपको कुछ सिलसिलेवार चीजें बताता हूँ। जहाँ जहाँ पर आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हुए हों, चाहे वो जो है दलित आंदोलन हुए हों, चाहे वो जहाँ पर भी, उन सारे स्थानों पर वोट परसेंटेज बम्पर हुआ है। 90% तक भी वोट गई है। ठीक है, ये आप मंदसौर, नीमच, मालवा सारे इलाके को आप लगा लें, ये वोट, जी, ये पूरा वोट इनके खिलाफ जन आक्रोश का वोट है। जिन 4 जिलों का आपने जिक्र किया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप नोट भी कर लें। हम 11 तारीख को फिर आपके चैनल पर मिलेंगे कि जबलपुर में कम से कम ये 5 से 6 सीटें हार रहे हैं। इनका डब्बा गोल है, वहां पे इनके मंत्री जी भी लुढ़क जाएंगे। 11 तारीख को हम आपको बता देंगे। और दूसरी चीज, जो उज्जैन है, जो आपके देवास है, देवास में भी जो है राजघराना परास्त हो रहा है, और देवास और उज्जैन में भी जो है इनकी घंटी बज चुकी है। आप ये नोट कर लें, और हम 11 तारीख को इसी शिद्दत के साथ आपसे फिर बात करेंगे इन्हीं 4 जिलों के बारे में। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव के पहले 13 में ऐसे कई जिले थे जहां पर हम खाता भी नहीं खोल पाए थे। ये हम आपसे आज स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, स्वीकार क्या, सीधी बात है। उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, ये वो तमाम जिले जहां भी सीट नहीं आई थी, वो सबको पता है। वहां पर जो है ये खाता खोल लें तो बड़ी बात होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो है इतना जन सैलाब इनके खिलाफ है। और दूसरी चीज, जो बात अभी की थी हमारे मित्र ने भारतीय जनता पार्टी के, कि जो है हमारे जो लोग जो है बड़ी सकारात्मक हमसे बातचीत कर रहे थे, मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, उनके कहीं उनका गुस्सा उनको कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जूते की माला पहना रहा है, तो इससे बड़ी अभिव्यक्ति क्या चाहिए आप। अगर इनके जो है पूर्व अध्यक्ष को मंच से उतार के नीचे भेज रहा है, तो इससे बड़ी अभिव्यक्ति क्या चाहिए आप। इनके संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में से बाहर भगा रहा है, इससे बड़ी अभिव्यक्ति 5 साल में खूब बातें की, ये खूब बातें की सर। अब मैं लौटता हूं सर आपके पास। अब जरा 11 के क्या संभावनाएं हो सकती हैं 11 तारीख को, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। गिरिजा शंकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सारा तजुर्बा लगाना है सर आज आपको। पूरे देश की सियासत बताती है कि अगर वोट फीसद बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है मैं कह रहा हूं सर। मध्य प्रदेश में सियासत यह भी कहती है कि 1998 से अगर लगातार वोट फीसद बढ़ता चला गया तो सरकारें रिपीट करती रही। कम से कम शिवराज सरकार के साथ तो 2003 से यही होता आया है कि 2-2% बढ़ता चला गया। लेकिन यही मध्य प्रदेश की सियासत यह भी कहती है कि 1990 में पटवा सरकार आई, कांग्रेस उखड़ गई, 3% वोट बढ़ा था। 93 में फिर 3-4% वोट बढ़ा, पटवा सरकार चली गई। 2003 में जब 6-7% वोट बढ़ा टोटल, तो दिग्विजय सरकार चली गई। इस बार का वोट क्या बताता है सर? देखिए, ये जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है उसको 2 तरह से देखना होगा। एक तो लगभग 2.5% वोट पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा है, वो लगभग हर चुनाव में 2-3% वोट बढ़ता रहा है। दूसरी बात यह है कि जो परसेंटेज हमको दिख रहा है उसको इस नजरिए से भी देखिए कि लगभग 20-22 लाख वोटर जो डुप्लीकेट थे उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। तो जाहिर है कि यदि वोटिंग 72% भी यदि हुई है तो वो रिफ्लेक्ट होगी 74-75% के रूप में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। जब पिछले चुनाव में 72% वोटिंग हुई थी तो भी वो बम्पर वोटिंग थी और हाईएस्ट वोटिंग थी। अभी जब हुई है तो भी हाईएस्ट वोटिंग है। तो आप यदि चुनाव के परिणामों को देखेंगे ध्यान से तो ये कहीं कोई ऐसा थंब रूल नहीं है चुनाव में कि यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो हमेशा सरकार के खिलाफ जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में जाना ये कहीं भी किसी चुनाव में नहीं होता। कई बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद सरकारें रिपीट हुई हैं, बिल्कुल। कई बार वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद भी सरकारें गिरी हैं। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज को किसी पॉलिटिकल पार्टी के नफे नुकसान के रूप में नहीं देख सकते। जहां तक सवाल है, हम दरअसल अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं और पिछले 5 बार के विधानसभा चुनाव में कितनी वोटिंग हुई है और कितने मतदाता थे, ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दर्शक साथ साथ में देख भी सकते हैं। सर, मैं अब बात करता हूं आपसे मालवा निमाड़ की। 2016 में जब किसान आंदोलन हुआ गिरिजा शंकर सर, तो यही जो जिले हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था।
और खास बात यह है, या यूं कहें कि मजे की बात यह, चौंकाने वाली बात यह है कि यहां इस बार वोटिंग हुई है बंपर। तो या तो किसान आंदोलन के बाद सरकार ने जो कदम उठाए या जो मुआवजा बांटा, वहां के लोग सरकार से पूरी तरह से प्रभावित हुए और जमकर वोटिंग की, या तो सर बहुत बुरी तरह नाराजगी है और उनके खिलाफ वोटिंग हुई है। आप क्या कहते हैं सर? अलग अलग जिलों में वोटिंग के परसेंटेज में जो वेरिएशन आया है उसको बहुत सतही तौर पर उसका विश्लेषण नहीं हो सकता, उसको उसका अध्ययन करना होगा। और जहां तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सवाल है ओवरऑल, तो एक ट्रेंड बन चुका है भारतीय राजनीति में, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी और देश में भी। हर चुनाव में 2-3% वोट बढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जो मीडिया की रीच जितनी बढ़ी है, जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स का लोगों में बढ़ा है। और दूसरा आप ये देखिए कि 93 के बाद से जो पंचायत लेवल पर और नगर पालिका नगर निगम लेवल पर, मंडी लेवल पर, कोऑपरेटिव में लगातार चुनाव होते रहे हैं। पहले केवल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, वो भी 5 साल में एक बार। अब लगभग हर साल चुनाव में लोग भाग लेते हैं, ग्रामीण स्तर तक के। तो चुनाव में भाग लेना और वोट देना अब उनके जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और उसी का परिणाम है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता है। ठीक सर। अलग अलग जिलों में या अलग अलग इलाकों में जो वेरिएशन है उसको बिना उसका अध्ययन किए, क्योंकि आंकड़े अभी हाल में कुछ घंटे पहले आए हैं, फाइनल आंकड़े, तो शायद है कि हम कल इस पर बात करने में बेहतर बात कर सकेंगे। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। शैलेंद्र व्यास जी भी हमारे साथ डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। आप सपाक्स पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ गोविंदपुरा विधानसभा से सपाक्स के प्रत्याशी भी रहे हैं। शैलेंद्र व्यास जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र व्यास जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है सर। थैंक यू सर, सरकार किसकी बन रही है सर, बीजेपी की, कांग्रेस की? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, सरकार किसकी बनेगी, लेकिन ये निश्चित है कि डिसाइडेड हम लोग रहेंगे। सपाक्स ही डिसाइड करेगी। आप सर गोविंदपुरा से पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आप जानते हैं कि ये एक ऐसा गढ़ रहा है बीजेपी का जो पिछले 10-11 बार से तो कहीं नहीं गया है। एक ही परिवार के पास रहा है। इस बार आपके सामने प्रत्याशी नया है, लेकिन जड़ें वही हैं। जी जी, नहीं ऐसा नहीं है। इस बार काफी लोगों में समझदारी से लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे वहां का वोट परसेंटेज जो गिरा है वो भी एक रीजन है कि लोगों में किसी में उत्साह नहीं था। लोग ये देख रहे हैं कि 40 साल से जो लोग बेचारे आज काम करते आ रहे हैं पार्टी का, उसी के परिवार को बार बार दिया जा रहा है। तो जो लोग सक्रिय हैं 40 साल से, उन लोगों ने विद्रोह किया है। और इंटरनल काफी स्थिति ये थी कि आज वो वहां पे चेंजेस जरूर हुए। अच्छा शैलेंद्र जी, एक छोटा सवाल सर, छोटे में जवाब चाहूंगा। इस चुनाव से पहले तो आपकी पार्टी थी नहीं सर, लाजमी तौर पर, तो आपको किसी ना किसी के वोट काटने हैं, या तो बीजेपी के या कांग्रेस के। किसके वोट काटे आपने, आपकी पार्टी ने? नहीं काटने का मीन्स नहीं है। देखिए, वोट दोनों के करेंगे। एक विचारधारा, एक आंदोलन है सपाक्स, है ना। सपाक्स जो जातिगत व्यवस्थाएं चल रही 70 साल से, उसके विरोध में पार्टी आई है। हमारा हर उसमें आर्थिक आधार पे कि गरीब की कोई जात नहीं होती, हर वर्ग में हर जात में गरीब हो सकता है, ये आधार को हम लेके चले हैं। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। एक प्रोग्रेसिव मैं आता हूं आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी। जी जी जी, थैंक यू सर। 2013 के जो नतीजे थे वो सर आपके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। वो बड़ा डरावना ख्वाब था। एक तरफ बहुत बंपर सीटें गई थी, विपक्ष के पास बहुत कम सीटें आई थी। ये गैप जो है सर, आपको लगता है कि इस बार की वोटिंग ये गैप भर देगी? क्योंकि गैप बहुत बड़ा था सर। निश्चित रूप से आप 2013 के चुनाव को देखेंगे तो ये 2013 का जनमत लूटा गया था और 2013 में 60 लाख फर्जी मतदाताओं के माध्यम से सरकार पर कब्जा किया गया। ये चीज़ें सिद्ध हुई समय आने पर और 26 लाख मतदाता डिलीट किए गए मध्य प्रदेश में, जो डुप्लीकेट थे, जिनके मत दिए गए। 6 महीने में चूंकि रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए आज जो है इस बात की चर्चा नहीं की जा सकती है। अन्यथा ये भी तय होता है कि उन फर्जी वोटर्स ने जो है वोट भी कास्ट किया है, अगर ये रिकॉर्ड जो है ज़्यादा समय के लिए स्टोर किए जाते तो। एक मुख्यमंत्री के सचिवालय में एक विशेष तरह की टीम है जो सिर्फ यही धंधा करती है, वोट को डिलीट करने का, जुड़वाने का, उनको जो है मिसप्रपोर्शनेट करने का, उनके स्थान चेंज कराने का। और इसी के आधार पर इस चुनाव पर कब्जा किया गया था, जिस पर हम लोगों ने नियंत्रण पाया है। हम लोगों ने अपनी भी विजिलेंस की है और उसके आधार पर आज करीब 26 लाख मतदाता हटाए गए। ठीक, ये जो है एक बड़ी बात है।
भूपेंद्र जी, आज सर विशेषज्ञ के तौर पर सर राय रखें, सर राजनेता के तौर पर तो चुनाव से पहले तक खूब राय रखी है सर, हमने खूब आरोप प्रत्यारोप चले हैं। रजनीश जी आपसे मेरा एक सवाल है सर, रख रहा हूं और मैं तथ्य रख रहा हूं जी, ठीक है सर। रजनीश जी आपसे मेरा एक सवाल है सर, और सवाल यह है, उमा शंकर गुप्ता का अब से कुछ देर पहले का बयान था, उन्होंने कहा बंपर वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है, और तब जबकि आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवी हर जगह आप दावा करते हैं, फिर इंदौर मालवा निमाड़ में क्या वजह है सर? और उसके साथ ये चार जिले जबलपुर, होशंगाबाद, देवास, उज्जैन, यहां फिर वोटिंग क्यों कम हो गई? देखिए, पहली बात तो एक बात जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र गुप्ता जी अगर ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ है और इसमें वोटर लिस्ट या ईवीएम मशीन का कहीं कोई दोष नहीं है, जो चुनाव में करारी हार के बाद में ये मरना शुरू कर देते हैं, तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि उनकी खुद की विजिलेंस है और वो देख रहे हैं कि सभी कुछ साफ सुथरी ढंग से वोटर लिस्ट और चुनाव भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जो हार है उसको जस्टिफाई करने के लिए दूसरे कोई कारण तलाश लेंगे, ईवीएम और कम से कम वोटर लिस्ट या चुनाव आयोग में नहीं देखेंगे। दूसरी बात जो आपने कही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2018 के चुनाव में नहीं, पिछले कई चुनाव से न केवल अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभाओं में ये बात लगातार जोर से कहता और करता रहा है कि हमें मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, हर चुनाव में बढ़ाने के लिए वो जागरण भी करता है, और इस चुनाव में भी उसी भांति से उन्होंने काम किया है, प्रयास किया है। कितना सफल साकार होता है अलग बात है, लेकिन उन्होंने जरूर ये कोशिश की है और लगातार उनके अभियान चले हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग तौर पर उनके अभियान चले हैं और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और ये सब कई सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन इस प्रकार का विचार भी रखते हैं, मीडिया भी बड़ा योगदान देता है, तो इसमें कहीं किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। सर माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, रजनीश जी, गिरिजा शंकर सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका भी। एक बात यहां मानकर चलिए कि देखिए अब दावे चलते रहेंगे 11 तारीख तक, क्योंकि उस दिन आने हैं नतीजे। उस दिन ये कहते रहेंगे कि बढ़ा हुआ फीसद जो है या बढ़ा हुआ मतदान वो हमारे हक में है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि वाकई अगर सरकार की उपलब्धियों पर यह सारी वोटिंग हुई है, तो फिर क्यों वो 4-5 जिले जैसे कि हमने आपको बताया, होशंगाबाद, देवास, उज्जैन, इंदौर, जहां ज्यादातर बीजेपी की सीटें थी और कई जगह कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिली, वहां वोटिंग गिरने का मतलब क्या है? या फिर जहां 2016 में जब किसान आंदोलन हुआ तो वहां बंपर वोटिंग का क्या मतलब है, तब जबकि सरकार से नाराजगी बताई जा रही थी। ये इसीलिए इतने दिलचस्प समीकरण है, और हम आपको कहते हैं कि 11 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर देखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।